इस वीडियो में हम लोग जीओसी के पीवाईक्यू को करेंगे 2022 जेई मेंस। ये जुलाई शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं, जून शिफ्ट के लिए एक अलग वीडियो बना हुआ है। तो लेट स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये कह रहा है, जस्ट अ मिनट, कह रहा है वाइल एस्टिमेटिंग द नाइट्रोजन, ठीक है, प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय जेडाल्स मैथड द अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम दिस मच, पहले तो इसको अंडरलाइन करते हैं, दिस मच ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस मच ग्राम ऑफ कंपाउंड न्यूट्रलाइजेज दिस बाय दिस मच ऑफ H2SO4, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो देखो इसका आउटकम क्या है। आउटकम बिल्कुल सिंपल है कि भाई इस केस में हो क्या रहा है, हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, 0.25 ग्राम। इसके सारे नाइट्रोजन को, ऑल नाइट्रोजन, ठीक है, हैज़ बिन कन्वर्टेड टू अमोनिया, यानी इसमें जो भी नाइट्रोजन था वो सारा का सारा नाइट्रोजन अब अमोनिया में आ चुका है, राइट। और जो भी अमोनिया प्रोड्यूस हुआ है उसके लिए 2.5 ml 2 मोलर H2SO4 की रिक्वायरमेंट है। तो ये हमने एक फ्लो चार्ट बना लिया कि जो क्वेश्चन ने कहा था, ओके। और H2SO4 और अमोनिया का रिएक्शन से हमें पता है NH4 बनेगा। तो यही पता करना है। तो प्लानिंग ये है कि H2SO4 के बेसिस पे हम सबसे पहले अमोनिया का मास निकालेंगे, फिर अमोनिया के मास से हम नाइट्रोजन का मास निकालेंगे कि अगर इतना अमोनिया होगा तो उसमें नाइट्रोजन कितना होगा। और एक बार जब नाइट्रोजन का मास आ जाएगा तो मास ऑफ नाइट्रोजन बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100 विल बी द आंसर। यही हमारा आंसर होगा। तो शुरू करते हैं। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है। इसका हमें वॉल्यूम दिया हुआ है और मोलैरिटी दी हुई है। तो मोल्स निकालना बिल्कुल सिंपल है। मोल्स निकालने का अगर आप तरीका रिकॉल करो, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं हम मोल्स। तो मोलैरिटी होता है मोल्स बाय वॉल्यूम। एक मिनट ब्लैक कलर ले लेते हैं। हाँ, मोलैरिटी जो होता है ये होता है मोल्स बाय वॉल्यूम इनटू 1000। तो यहाँ से अगर हम मोल्स निकालेंगे तो मोल्स आ जाएगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम बाय 1000। इसी फॉर्मूला को हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम बाई 1000। सारे वैल्यूज़ को पुट किया, ये रही मोलैरिटी, ये रहा वॉल्यूम, पुट करके हमारे पास 5 मिली मोल्स आ गया, ठीक है। तो ये और ये रख दिया, 1000 को हमने मिली में लिख दिया। मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, क्योंकि 1000 ऊपर जाके 10⁻³ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास H2SO4 के मोल्स आ गए। ये रहा बैलेंस इक्वेशन। 1 मोल H2SO4 के लिए 2 मोल अमोनिया चाहिए, तो 5 मिली मोल्स के लिए इसके 10 मिली मोल्स चाहिए। तो अमोनिया के मिली मोल्स आ चुके हैं 10 मिली मोल्स, जिसको कि हम लिखेंगे 10 × 10⁻³ मोल्स। और एक बार जब अमोनिया का मिली मोल्स आ गया है तो अब मास निकालना बहुत आसान है। जो मोल्स है इनटू इसका मोलर मास 14 और 3 17, तो ये 0.17 ग्राम आ चुका। अब यहाँ पे एनालिसिस देखो, जो मोलर मास होगा इसका नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन 14 और 3 हाइड्रोजन है 3, टोटल मिला के 17। इसका क्या मतलब है, ठीक है, जो हमें यहाँ पे डिटेल दिया है उसका मतलब क्या है, पहले तो इसको हम समझते हैं। ये बता रहा है कि 17 ग्राम अगर अमोनिया होगा तो उसमें 14 ग्राम नाइट्रोजन होगा। यानी ये रहा अमोनिया 17 और ये रहा नाइट्रोजन का मास 14, तो 17 ग्राम में 14 ग्राम होगा, ये हमें पता चल गया। तो इतने ग्राम में कितना होगा, क्योंकि अमोनिया का मास 0.7 है, ये तो यूनिटरी मेथड से कर लो भाई। 17 ग्राम में 14 ग्राम है तो 1 ग्राम में 14/17 होगा, इसीलिए 0.17 में कितना होगा, 14/17 इंटू 0.17। आप करके देख लो, इट इज़ 0.14। तो ये हमारे पास 0.14 ग्राम नाइट्रोजन आ गया। यही मैंने बताया था, नाइट्रोजन का आ जाएगा, उसको टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिवाइड करके इंटू 100 करेंगे, विल गेट द आंसर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन के लिए। ना ये सेकेंड क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, ठीक है। देखो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए, यहाँ पे मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन इन एन एसाइक्लिक न्यूट्रल कंपाउंड विथ मॉलिकुलर फार्मूला C4H5N, ठीक है। तो देखो कभी भी एसोसिएटेड फार्मूला दिया हुआ हो तो सबसे पहला काम किया जाता है उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालते हैं, ठीक है। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फार्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है। DB होता है C+1 नंबर ऑफ कार्बन +1 माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन। बहुत जगह मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी इन सब चीज़ों को बताया हुआ है। तो पुट कर दो, कार्बन है 4 तो 4 + 1 5 माइनस हाफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन 5, कोई हेलोजन इसमें नहीं है तो हेलोजन के लिए 0 और एक नाइट्रोजन है तो -1। सिंप्लीफाई करके ये 3 आ रहा है। अब इसका क्या मतलब है, ये 3 हमें क्या बता रहा है। तो इसका ये मतलब है कि इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 3 है।
अब एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो होता है ना, एक DBE, ये एक पाई बॉन्ड के बराबर होता है और ये एक रिंग के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि इसमें 3 पाई बॉन्ड है, या फिर 3 रिंग है, या फिर 2 पाई बॉन्ड 1 रिंग है। ठीक है, क्योंकि 3 DBE को हम कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप कह सकते हो कि 3 पाई बॉन्ड हो एक, या अगर 2 पाई बॉन्ड है तो एक रिंग होना चाहिए, तभी तो मिलके होगा, ये 2 DB के बराबर हो जाएगा और ये भी 1 DB के बराबर होगा। अगर एक पाई बॉन्ड है तो 2 रिंग होने चाहिए। ठीक है, सिमिलरली अगर एक भी पाई बॉन्ड नहीं है तो इसका मतलब 3 रिंग होने चाहिए, तभी DB एडजस्ट होगा। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बताता हूँ क्या है। स्केलेटन बना लो, 4 कार्बन है, चारों को लाइन से सजा दो और नाइट्रोजन लगा दो। ठीक है, मैं 3, क्योंकि इसने पहले ही मेंशन कर दिया है कि एसाइक्लिक यानी रिंग नहीं लेना है, तो रिंग नहीं लेना है इसका मतलब 3 के 3 हमें पाई बॉन्ड यहाँ पे देने हैं। तो 2 पाई बॉन्ड तो मैं यहाँ ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में दे रहा हूँ, तो ये 2 पाई बॉन्ड हो गया। अब एक और पाई बॉन्ड मुझे कहीं देना होगा, तो कहीं पे भी मैं दे सकता हूँ, मैंने यहाँ पे दे दिया, क्योंकि यहाँ पे मैं दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि यहाँ दूंगा तो बीच वाला कार्बन पेंटावेलेंट हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरे पास सिर्फ ये कार्बन होगा जो sp3 होगा। हाइड्रोजन से जब आप इसको बराबर करोगे, 4 बॉन्ड पूरे करोगे ना, तो ये sp3 आएगा। इसमें देख लो 1 2 3 3 बॉन्ड दिख रहे हैं बीच वाले के, तो इसलिए इस पर सिर्फ एक हाइड्रोजन देना होगा 4 पूरा करने के लिए, और ये sp2 होगा, ये sp2 होगा, ये sp होगा, तो एक sp3 आएगा। लेकिन और इसके वर्जन्स हैं। ठीक है ना, इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक भी ना हो, देयर आर चांसेस, कर सकते हैं हम इसको, बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे देख लो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दे दो यहाँ पे, फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दे दो, 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद तुम्हारी विश है। ठीक है, तुम अगला यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दे दो और यहाँ NH2 दे दो। ठीक है, तो ये भी एक वर्जन है जिसमें एक भी sp3 कार्बन नहीं मिलेगा आपको, 3 पाई बॉन्ड मैंने दे रखे हैं। हाँ, ये और आर्गूमेंट है कि इसको अगर टाउटोमराइज करा दें तो हो सकता है हो जाए, वो अलग चीज़ है, इसीलिए इसको थोड़ा स्पेसिफाई करना चाहिए था। ठीक है, कि ये भी एक लीनियर एसाइक्लिक फॉर्म है जिसमें एक भी sp3 कार्बन नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैक्सिमम मैंने लगा दिया और बता दिया कि इसके बेसिस पे इसका आंसर 1 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है अगला। कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो भाई, सबसे पहला तो एसिडिक स्ट्रेंथ निकालते कैसे हैं, मैंने अगर पहले से लिखा है क्या, हाँ ये लिख दिया मैंने। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कोई भी एसिड हो, मैंने एक हाइपोथेटिकल एसिड HA लिया। ठीक है, इससे H+ हटाने के बाद जो बचता है इसको कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्सेप्ट यही होता है कि कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ये एसिड उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। तो हायर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड, यही कॉन्सेप्ट है, इसी को हमें फॉलो करना है। तो पहला काम तो मैं इनका कॉन्जुगेट बेस बना रहा हूँ। तो कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए क्या करूँगा, इस H को हटा के O पे माइनस दे दूँगा। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव डन हियर। तो मैंने सभी के लिए बना दिया है, हर एक के लिए, इसके लिए भी यहाँ से हटा के नेगेटिव, इसके लिए भी यहाँ से हटा के नेगेटिव, इसके लिए भी यहाँ से हटा के नेगेटिव दे दिया। अब देखो ये कॉन्जुगेट बेसिस हमारे पास बन गए सभी का। अभी इसी की स्टेबिलिटी हमें चेक करना है। तो मैंने पहले से लिख रखा है, वैसे मैं एक आपको लेके समझाता हूँ पहले। ठीक है, जैसे कि क्योंकि इन सब चीज़ को ड्रॉ नहीं करना है हमें एग्ज़ाम में, अगर ड्रॉ करने लग गए तो कितने ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, देखो इसमें क्या है, इसका कॉन्जुगेट बेस O नेगेटिव आ गया और यहाँ पे NO2 है। थंब रूल ये है कि कभी भी अगर बेंजीन किसी भी चार्ज को रेजोनेट करेगा, मान लो ऐसा आ जाए आपके पास केस कि भाई ये केस है, यहाँ पे CH2+ दिया हुआ है, कितने रेजोनेंस बनेंगे, तो बेंजीन इस प्लस को रेजोनेट करेगा तो 5 रेजोनेंस होंगे, और ये प्लस इसके ऑर्थो और पैरा पे ही जाएगा। आपको सर अगर प्लस नहीं माइनस हो तो मैं कहूँगा तब भी 5 रेजोनेंस बनेंगे, और इस बार नेगेटिव ऑर्थो और पैरा पे जाएगा रेजोनेंस कराओगे तो। ये आप ट्राई करना। ठीक है, लेकिन ये सब थंब रूल है जो एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। तो यही चीज़ मैं पहले यहाँ पे अप्लाई करता हूँ कि भाई ये जो नेगेटिव है, और भूल जा रहा हूँ अभी मैं NO2, मैं इसको हाइड कर दे रहा हूँ, भूल गया मैं इसको कि ऐसा कुछ है, भूल जाओ आप इसे। तो अगर से बेंजीन होगा तो 5 रेजोनेंस बनेंगे, और ये नेगेटिव कहाँ कहाँ जाएगा, तो ये इसके ऑर्थो पे, O नेगेटिव के ऑर्थो पे और पैरा पे जाएगा, तो ये 5 रेजोनेंस हो गया। लेकिन जैसे ही पैरा पे जाएगा तो आप देखो यहाँ पे भी पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन आ गया, तो फिर एक रेजोनेंस यहाँ पे एक्स्ट्रा बन जाएगा NO2 के प्रेजेंस के कारण। तो बेंजीन वाले 5 और NO2 के प्रेजेंस के कारण एक और बन गया, यानी टोटल 6 रेजोनेंस होंगे। ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो देखो ये मैंने बना दिया है, पहले वाले में देखते हैं। नेगेटिव है,
ठीक है, फर्स्ट वाले में ये देखो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव यहाँ बेंजीन के कारण 5 रेजोनेंस होंगे और नेगेटिव यहाँ पे और यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे जैसे ही आया तो एक एक्स्ट्रा रेजोनेंस बन गया, इसलिए टोटल 6 रेजोनेंस हो गए। अब यहाँ पे आते हैं इस नेगेटिव का, फिर से वही चीज़, बेंजीन के कारण 5 होंगे और नेगेटिव यहाँ पे और यहाँ पे, वो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे और पैरा पे जाएगा। लेकिन इस बार NO2 का पोजीशन गलत है, किसी भी पोजीशन पे जो नेगेटिव इसके साथ कॉन्जुगेशन में आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, देख रहे हो ना, दो बॉन्ड आ गए, काफ़ी दूरी हो गई C डबल बॉन्डों से, तो पाई सिग्मा सिग्मा पाई, तो कॉन्जुगेशन डिस्ट्रॉय होने के कारण सिर्फ बेंजीन वाले ही रेजोनेंस रह गए, NO2 पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, इसीलिए टोटल 5 हो गए। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। ठीक है, अब कहानी ये है कि अगर NO2 के साथ ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो NO2 रेजोनेंस तो कर नहीं पाया, लेकिन ये अपना इंडक्टिव तो शो करेगा, क्योंकि इंडक्टिव तो इन्फाइनाइट डिस्टेंस तक मूव करता है। यानी जो NO2 विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, 2 ऑक्सीजन है और 1 नाइट्रोजन है, ये कलेक्टिवली इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके इसके ऊपर डेल्टा प्लस देगा और इसको स्टेबलाइज करेगा, इसीलिए -I इफेक्ट, ठीक है, ये शो करेगा और ये इसको स्टेबलाइज करेगा। ऐसे ही थर्ड वाले OCH3 वाले में आते हैं, फिर से वही केस है, 5 रेजोनेंस बनेंगे, ठीक है, और ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव जाएगा, और OCH3 भी सिर्फ इंडक्टिव शो कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, लेकिन इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है और यहाँ पे गैदरिंग ऑफ 3 था, तो इसका इंडक्टिव ज़्यादा होगा NO2 वाला, और NO2 इंडक्टिव से ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, ये कम करेगा। लास्ट वाले को देखते हैं, लास्ट वाले का कॉन्जुगेट बेस ये लिखा हुआ है, इसमें जो नेगेटिव है अगेन बेंजीन के कारण 5 रेजोनेंस आ गए, तो नेगेटिव यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया और यहाँ पे आया। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आया तो ये नहीं समझना है कि पाई सिग्मा पाई फिर से ये रेजोनेंस होगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि नेगेटिव ये एक इलेक्ट्रॉन रिच साइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे लोन पेयर है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इसका अपना, एक किसी और से छीना हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी, ओवरलैपिंग ही पॉसिबल नहीं है। भाई मान लो एक ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है, एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है, क्या ये ओवरलैप कर सकते हैं? आप कहोगे अगर ये ओवरलैप कर गए तो ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो कि ऐसा कोई मॉडल वर्क नहीं करता है। हाँ, क्या होना चाहिए, तो एक को खाली होना चाहिए, दूसरे के पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ओवरलैपिंग हो जाएगी और प्रॉपर बॉन्ड बनेगा ओवरलैपिंग से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए यहाँ पे उल्टा रिपल्शन हो जाएगा, और इस रिपल्शन से ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, वेरी अनस्टेबल। तो फाइनल अब मिल चुका है, मोस्ट स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होने के कारण ये टॉप पे जाएगा, तो A हैज़ टू बी एट द टॉप। अगर आपको सिर्फ इतना ही पता होगा ना तो एक ऑप्शन इस केस में तो आपका कैच हो जाएगा। ठीक है, वैसे पूरा अरेंज करते हैं, 8 और ये होगा लास्ट में, D लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्ट नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो गया, ये तो भयंकर रिपल्शन के कारण ये सबसे कम स्टेबल। इन दोनों में इंडक्टिव वर्क करेगा, इसका इंडक्टिव ज़्यादा है NO2 वाले का, ये वाला जो है इसका इंडक्टिव ज़्यादा है, इसीलिए ज़्यादा विड्रॉ करके ज़्यादा प्लस डेवलप करेगा, तो माइनस पे प्लस आना मतलब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाना, तो इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये भी होगा लेकिन इसके कंपेयर में कम, इसलिए ABCD इज़ फाइनल आंसर। तो कॉन्सेप्ट आपको नहीं भूलना है ये वाला, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को नहीं भूलना है एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन क्रोमेटोग्राफी का क्वेश्चन है, कह रहा है द सेपरेशन ऑफ 2 colored substance was done by paper chromatography. Okay, the distance traveled by the solvent front, 3 दे रहा है, solvent front, substance A and substance B from the baseline are इतना सेंटीमीटर, 2.08 सेंटीमीटर and 1.05 सेंटीमीटर। The ratio of RF values of A and B is। तो सबसे पहले तो इसकी थ्योरी मैं समझा देता हूँ आपको, थ्योरी क्या है। तो देखो क्रोमेटोग्राफी में सबसे पहला होता क्या है, हमारे पास हम एक ग्लास की स्लाइड लेते हैं, ये ग्लास की स्लाइड है, इसके ऊपर SiO2 का Al2O3 का लेयर लगाया जाता है, जिसको कि हम इलुएंट कहते हैं, इलुएंट। ओके, अब इसको क्या करते हैं, सॉल्वेंट में हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप सॉल्वेंट में पहले क्या करना है आपको, जिसको सेपरेट करना है, जिसको सेपरेट करना होता है उसके एक ड्रॉप को यहाँ पे आपने ये छोटा सा ड्रॉप डाल दिया, A और B का मिक्सचर है, ठीक है, इसको हमने इलुएंट पे एड्जॉल्व करा दिया, तो इसको हमने इसके ऊपर ऐड किया और इसके बाद इसको सॉल्वेंट में ऐड कर दिया। अब सॉल्वेंट, ये रहा सॉल्वेंट, ये यहाँ से चलना शुरू कर रहा है ऊपर की तरफ,
तो जैसे ही सॉल्वेंट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना, ये अपने साथ ए और बी को भी खींच के ले जाएगा। अब ए और बी उनकी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होने की टेंडेंसी अलग अलग होगी, जिसके कारण ये सॉल्वेंट ऊपर मूव करता 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 इस मैक्सिमम हाइट को अचीव कर रहा है। ठीक है, एड्जॉर्प्शन फेनोमेना से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जाता जाते यहाँ तक ये मैक्सिमम हाइट में अचीव किया। ए बी की डिफरेंट एड्जॉर्प्शन एबिलिटी के कारण ए बी अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे सॉल्वेंट के साथ। ये यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया इन्होंने। ठीक है, तो ये मैंने फिर से एक डायग्राम बना दिया डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए। अब जो सॉल्वेंट का बेस लाइन है वहाँ से ए की हाइट को हम कह रहे हैं एच ए, और सॉल्वेंट की हाइट को कह रहे हैं एच एस, जो सॉल्वेंट ने मैक्सिमम हाइट अचीव किया। ऐसे ही आप बी की हाइट को कह सकते हो एच बी। तो एक आर एफ फैक्टर डिफाइन करेंगे, वो मैंने लिख दिया है। जैसे ए का आर एफ फैक्टर होगा ए का डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सॉल्वेंट का डिस्टेंस ट्रेवल, यानी एच ए बाई एच एस, और बी का आर एफ फैक्टर होगा एच बी बाई एच एस। ये उसका आर एफ फैक्टर होगा। आर एफ फैक्टर क्या बताता है कि किसके एड्जॉर्ब होने की एबिलिटी कम है। ठीक है ना, किस में, इलुवेंट में। देखो ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, जितना कम एड्जॉर्प्शन होगा उतना ही जल्दी, मान लो कोई इलुवेंट जो आपने SiO2 का लेयर लगाया हुआ है उसमें कोई बहुत ज़बरदस्त ढंग से एड्जॉर्ब हो गया, तब तो सॉल्वेंट को उसको खींचने में बहुत मुश्किल होगी, और उस केस में वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, और कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उसका आर एफ फैक्टर भी कम होगा। ये चीज़ क्लियर है। तो इसीलिए अगर किसी की एड्जॉर्प्शन काफ़ी कम हो रही है, ना के बराबर घुल रहा है, तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अगर लो एड्जॉर्प्शन है इलुवेंट लेयर में तो हाइट अचीव करेगा, और हाइट अगर अचीव करेगा तो इस हिसाब से उसका आर एफ फैक्टर भी हाई होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए तो हमें इतने से ही काम चल जाएगा, लेकिन मैं और भी बता देता हूँ। ठीक है, दूसरा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बाद आता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है, ठीक है, सेम प्रोसेस सारा चीज़ करते हैं। ठीक है, ये रहा एड्जॉर्बेंट, वही SiO2 सिलिका जेल वगैरह वगैरह। ए और बी जिसको हमें सेपरेट करना है हम इसके ऊपर ऐड कर देते हैं, ये हमने ऐड कर दिया, और इसके ऊपर से सॉल्वेंट ऐड करते हैं। अब ये सॉल्वेंट नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, और नीचे की तरफ जाते ही, ठीक है ना, सॉल्वेंट के साथ ए और बी अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, और इस ढंग से इनका सेपरेशन हो जाएगा। ये मैंने लिख दिया, सॉल्वेंट विल मूव डाउन एंड विल सेपरेट ए एंड बी। ओके, एक और होता है, ठीक है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ये बिल्कुल सारा चीज़ ये सेम होता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो आप यूज़ करते थे ग्लास का स्लाइड, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्रोमेटोग्राफी पेपर यूज़ करोगे ग्लास स्लाइड की जगह। तो ये एक स्पेशल पेपर होता है जिसमें H2O ट्रैप्ड होता है, और सारा फेनोमेना सेम रहेगा। ठीक है, बस इस पेपर को अब हम डिप करते हैं, उसमें पहले ए और बी के ड्रॉप को डाल देंगे, सॉल्वेंट में डिप कराएंगे, सॉल्वेंट ऊपर की तरफ जाएगा और मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, ए और बी अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो ये था पूरा क्रोमेटोग्राफी का डिटेल। अब हम उस क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें आर एफ फैक्टर सॉल्वेंट फ्रंट इतना है, ए इतना है और बी इतना है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आर एफ फैक्टर ए का कितना होगा, तो आप कहोगे ए का डिस्टेंस 2.08 बाई 3.25 सॉल्वेंट का डिस्टेंस, एंड आर एफ फैक्टर ऑफ बी कितना होगा, बी का डिस्टेंस बाई आर एफ फैक्टर बाई सॉल्वेंट फ्रंट। उसके बाद रेशियो पूछा है, और रेशियो है ए बाई बी का, तो आर एफ ए बाई आर एफ बी आप निकालोगे तो सॉल्वेंट वाला कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2.08 बाई 1.05, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर 2 होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ मोनोब्रोमो डेरिवेटिव फाउंड बाय एल्केन्स विथ मॉलिकुलर फार्मूला C5H12 एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। काफ़ी काम आसान कर दिया। ये वैसे IIT का क्वेश्चन है, ठीक है, सेम कॉपी किया है। तो देखो भाई, पहला तो शुरुआत वही है, DB मैंने निकाल दिया, 0 आया, यानी ये प्योर एल्केन हो गया। ठीक है, कोई रिंग विंग कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब इसके स्ट्रक्चर्स को हम ड्रॉ करते हैं। प्योर एल्केन डिसाइड हो ही चुका है, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। तो देखो स्ट्रक्चर क्या आएगा, आप कह दो पहले तो 5 कार्बन को लाइन से सजा दें, 1 2 3 4 5। फिर आप कहोगे अब 4 को रखते हैं और एक की ब्रांचिंग करते हैं, तो ब्रांचिंग का एक ही स्कोप होगा। इन दोनों में से किसी एक पे बात बराबर है, क्योंकि दोनों स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल है। कहीं पे भी लगाओगे आईयूपैक नेम सेम आएगा, तो कहीं पे मैंने लगा दिया। फिर आप कहोगे यही प्रोसेस, अब 3 कार्बन रखते हैं, 2 की ब्रांचिंग करते हैं, एक ही जगह पॉसिबिलिटी है। तो इतने स्केलेटन्स आए। अब मोनोब्रोमो हमें लगाना है। ब्रोमीन कैसे लगता है भाई,
एच हटा के बी आर लगाते हैं। तो पहले वाले स्ट्रक्चर में मैं येलो को यूज़ करता हूँ। पहले वाले स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है, तो आप कहोगे यहाँ या यहाँ कहीं पे भी आप लगा दो बी आर को एक बनेगा, क्योंकि चाहे आप इस एंड पे लगाओ या इस एंड पे, कहा जाएगा 1 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, तो ये 1, ये हो गया 2, क्योंकि ये दोनों ही पोजीशन आइडेंटिकल है, कहीं पे भी लगाओगे 2 ब्रोमो पेंटेन कहा जाएगा। और इस पोजीशन पे आएगा 3, यानी इस वाले में 3 पॉसिबल हैं। यहाँ पे आते हैं, इन दोनों में से कहीं पे लगाओ बात बराबर है। ये 1, यहाँ पे ये 2, यहाँ पे ये 3, यहाँ पे ये 4, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन दोनों में से कहीं पे भी लगाओगे आईयूपैक नेम सेम आएगा। वैसे 2, 3, 4 पे सभी सेम आएंगे, सारे डिफरेंट आएंगे। तो इस वाले में टोटल 4 पॉसिबल है। इस वाले में आते हैं यहाँ पे, तो ये पोजीशन ये और ये चारों के चारों जो देख रहे हो ना, ये चारों पोजीशन आइडेंटिकल है, तो इनके थ्रू 1, बीच वाले पे पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 4 बॉन्ड उसके कंप्लीट हैं। तो इस वाले स्केलेटन में सिर्फ 1 आएगा। तो टोटल 8 आ रहे हैं इस केस में। वी आर गेटिंग 8 इन दिस केस। चलो नेक्स्ट आते हैं। ये तो मुझे लगता है पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन है। ओके, लेट्स चेक। फ्री रेडिकल है, तो ये तो इसमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। एक H लो, CH3 लो, Cl फ्री रेडिकल इस H पे अटैक करेगा। ओह सॉरी, मैंने एरो गलत दे दिया। कभी भी अगर फ्री रेडिकल के मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते तो हाफ एरो से। ये HCl बन के अलग हो गया, अब बचा हुआ ये इलेक्ट्रॉन और ये मॉलिक्यूल अलग हो गया। तो बस CH3 फ्री रेडिकल बनेगा एंड HCl बनेगा। ठीक है, तो C ऑप्शन इस केस में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्निक अमॉन्ग द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 100 मिलीग्राम पैरा नाइट्रोफिनॉल। देखो भाई, पैरा नाइट्रोफिनॉल मैं बना देता हूँ। ये रहा फिनॉल, इसके पैरा पे है नाइट्रो एंड पिक्रिक एसिड, बहुत फेमस। 3 NO2 लगा दोगे तो ये पिक्रिक एसिड हो जाएगा। NO2 नंबर 1, NO2 नंबर 2, NO2 नंबर 3। ये NO2 दिख नहीं रहा है, इसको मैं रेड से कर देता हूँ। ये हुआ पिक्रिक एसिड। ठीक है, सबसे पहला ए स्टीम डिस्टिलेशन। ये तो ऐसे ही गलत। देखो दो चीज़ें, इतना कम मास, ये समझ रहे हो 100 मिलीग्राम का मतलब है 0.1 ग्राम, जो कि बहुत ही कम है। तो डिस्टिलेशन वगैरह जनरली बहुत बड़े मास के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इतना तो समझ आ गया स्टीम डिस्टिलेशन नहीं होगा, 2 रीज़न से। एक तो क्वांटिटी कम है, दूसरा स्टीम डिस्टिलेशन के लिए एटलीस्ट एक कंपोनेंट जो होना चाहिए ना, ठीक है, वो वाटर इनसॉल्युबल होना चाहिए, पानी में घुलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐसे ही दिख रहा है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो ये तो भाई दोनों के दोनों ही सॉल्युबल है पानी में, तो स्टीम डिस्टिलेशन तो सोचेंगे ही नहीं हम। ऐसा कोई मेथड होता नहीं है, ठीक है ना, होता भी होगा तो एटलीस्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको अभी रूल आउट करके चल रहा हूँ। सब्लिमेशन मतलब ही नहीं है। सब्लिमेशन जनरली नेफ्थलीन वगैरह के लिए, एक सॉलिड हो जिसको हीट करें तो डायरेक्ट वेपर बन जाए, उसके लिए होता है, और ये तो पहले से ही लिक्विड है। ठीक है, तो इनका तो मामला ही ख़त्म हो गया, सब्लिमेशन वर्क नहीं करेगा। हाँ, कभी भी इतना कम मास हो, ध्यान रखना, तो वो बेस्ट होता है क्रोमेटोग्राफी में, क्योंकि उसमें 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप AB का मैंने बताया था ना, 1 ड्रॉप डाल देते हैं, फिर सॉल्वेंट खींच के उन दोनों को अलग करता है। तो इतने कम मास के लिए TLC फिट होगा, तो इसीलिए TLC इज़ परफेक्ट फॉर दिस। अब यहाँ पर डिस्टिलेशन आया, तो एक बार डिस्टिलेशन की थ्योरी भी देख लेते हैं, डिस्टिलेशन के बारे में क्या क्या डिटेल्स हैं। देखो भाई, डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन ये तब एप्लीकेबल होगा जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री से ज़्यादा होगा। ठीक है ना, NCERT ने एक एग्जाम्पल दिया है, एकदम टिप पे होना चाहिए ये सब एग्जाम्पल, यही सब भर भर के पूछे जाते हैं, क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, जनरली क्रूड ऑयल के सेपरेशन में इसको यूज़ किया जाता है। यहाँ से AB को स्टीम बनाएंगे और इसके बाद एक कॉलम लिया जाता है जिसमें पेबल्स पत्थर वत्थर रहते हैं, उससे होके ये AB का मिक्सचर पास करता है, जिससे कि जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है वो रिकंडेंस होके, ठीक है, सॉरी, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी वो रिकंडेंस होके नीचे आएगा, और कम बॉइलिंग पॉइंट वाला ऊपर जाके यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। ये मेथड कब फिट होता है, जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 से कम हो। एकदम सिंपल, एक एक। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, ये तब किया जाता है, मान लो किसी की बॉइलिंग पॉइंट से 400 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन हमें पता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुँचाएंगे तो बॉयल करने के पहले वो रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, रिएक्ट कर जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा,
तो वो हीट सेंसिटिव है, ज़रा सा हीट देंगे तो डिकम्पोज कर जाएगा, तो उसको हमें लो टेम्परेचर पे ही सेपरेट करना होता है। तो उसके बॉइलिंग पॉइंट को कम करने का एक ही तरीका होता है कि हम उसके ऊपर का प्रेशर घटा दें। प्रेशर घटाते ही बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग का मतलब ये होता है वेपर प्रेशर सराउंडिंग प्रेशर के बराबर हो। अब सराउंडिंग प्रेशर आप कम कर दोगे रिड्यूस करके, तो कम टेम्परेचर पे ही वेपर प्रेशर सराउंडिंग प्रेशर के बराबर हो जाएगा, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। तो ध्यान रखना, रिड्यूस प्रेशर कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास हीट सेंसिटिव मटेरियल होगा, भाई हीट करने पे वो टूट जाए, ठीक है। और इस केस में डिस्टिलेशन लो टेम्परेचर पर रिक्वायर्ड होता है, डन एट लो टेम्परेचर। नाउ लेट्स चेक। एक ही एग्जांपल दिया हुआ है, ग्लिसरॉल इन स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री। ग्लिसरॉल को हम स्पेंट लाई से सेपरेट करते हैं सोप इंडस्ट्री में इसी मेथड से, तो ये ध्यान रखना है। और उसके बाद है स्टीम डिस्टिलेशन, जो अभी यूज़ भी हुआ है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना सबसे, इमिसिबल इन वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज़ फॉर द सब्सटेंस, ठीक है, इफ यूज़ इफ एन सब्सटेंस इज स्टीम वोलेटाइल एंड इमिसिबल इन वाटर, बेस्ट होता है वाटर एंड एनिलीन सेपरेशन, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। तो इतना आप याद रखो। इस क्वेश्चन में की चीज़ ये था कि इतना कम मास है जिसके लिए टीएलसी ही फिट होगा। स्टीम डिस्टिलेशन दिया हुआ था, वो रूल्ड आउट, और एक ऑप्शन तो खैर है ही नहीं, तो इसीलिए उसको हमने हटा दिया। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन एरोमेटिसिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो आते हैं सबसे पहले, अब एरोमेटिसिटी आया तो एरोमेटिसिटी का सारा डिटेल्स भी देख लेते हैं। भाई 3 तरह के कंपाउंड्स होते हैं, एक होता है एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी। कंडीशन है कि साइक्लिक कॉन्जुगेशन एरोमेटिसिटी के लिए होना चाहिए, प्लेनैरिटी होनी चाहिए उसमें, एंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। वाइल एंटी एरोमेटिक पहला 2 सेम होगा, साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्लेनैरिटी, लेकिन जो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में होने चाहिए वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, वेयर n इज़ इंटीजर। कोई पूछे n क्या है, तो n कैन बी 1, यहाँ पे तो 0 भी हो सकता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे n 0 नहीं होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन, क्योंकि अगर 0 पाई इलेक्ट्रॉन तो मतलब कॉन्जुगेशन ही नहीं है। कॉन्जुगेशन होने के लिए कम से कम पाई इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए ना। अब इन दोनों में से कोई कंडीशन अगर मीट नहीं हो रही है तो वो नॉन एरोमेटिक होगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स, ये तीनों आ गए, तो इसमें आप देख लो, 1 2, पॉजिटिव का मतलब 0 इलेक्ट्रॉन, ऑलवेज याद रखना, पॉजिटिव का मतलब 0 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना है आपको, प्रोवाइडेड जो नेगेटिव हो वो कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू या बैक बॉन्ड के थ्रू ना हो। जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना, NH2, ठीक है ना, और BH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसने इसको डोनेट किया, तो इसके कारण इसके ऊपर माइनस आ जाता है। तो अब ये -2 इलेक्ट्रॉन को नहीं, ये फॉर्मल चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एक अलग केस है, ठीक है ना। ये वैसे कार्बन पे नेगेटिव वगैरह चार्ज हो तो इसका यही मतलब है, तो कार्बन के फ्रेम में मैंने बताया। तो यहाँ पे पहले कॉन्जुगेशन हम चेक करते हैं, ये पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, यानी साइक्लिक कॉन्जुगेशन तो है पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन आ गया। प्लेनैरिटी होगी ही होगी, प्लेनैरिटी का एक ही कंडीशन होता है कि अगर 8 मेंबर या हायर साइज़ की रिंग हो तो प्लेनैरिटी लॉस हो जाता है। वो भी अगर एरोमेटिसिटी आ रही है ना, तो एरोमेटिसिटी के केस में वो ज़बरदस्ती प्लेनर होता है ताकि एरोमेटिक बन सके, ठीक है। उसका भी रीज़न भी बता रहा हूँ मैं। तो जनरली इन सारे केसेस में प्लेनैरिटी लूज़ होगी जब 8 मेंबर से बड़े साइज़ का रिंग हो, तो ये सब 3 4 5 6 7 तक आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। तो यहाँ पे साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, प्लेनैरिटी भी है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2, सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये तो 0 है, तो इसलिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। आप देख लो 4n+2 में n को 0 पुट करो तो ये टोटल 2 पाई आ जाएगा, यानी ये एरोमेटिक हो गया, A लिख दिया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, अब आप कह दो नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हैं और 2 यहाँ पे हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। और पाई सिग्मा पाई इसमें भी है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, देख रहे हैं, यानी इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अकॉर्डिंग आएगा, 4n पाई में n को 1 पुट कर दो तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये एंटी एरोमेटिक। और ये दोनों में से किसी में लाई नहीं करेगा, क्योंकि 3 फ्री रेडिकल का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 3 हैं तो 3 किसी में नहीं आएगा, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक। सेम चीज़ 4 मेंबर की रिंग, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, पाई सिग्मा पाई, तो 4 इलेक्ट्रॉन, फिर से ये एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5 6
और साइक्लिक कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 आप फिर चेक कर लो, यहाँ पे n को 1 पुट करो एरोमेटिक वाले में, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, अगेन एरोमेटिक, इसी की तरह हो गया, ये जो केस था इसी की तरह हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 हो जाएगा आराम से एरोमेटिक। ओके, तो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, ये भी एरोमेटिक हो गया। ऐसे ही ये केस है। ठीक है, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है, तो लेट स्टार्ट पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, इस बॉन्ड में 2, इस बॉन्ड में 2। ठीक है, तो टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एंटी एरोमेटिक। ठीक है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा एंटी एरोमेटिक में, तो n को 1 पुट करोगे तो 4 पाई आ जाएगा। तो एंटी एरोमेटिक की कंडीशन मीट हो रही है यहाँ पे। ये रहा एंटी एरोमेटिक का कंडीशन, ऊपर लिखा हुआ है। सेम चीज़ अब इसमें आप अप्लाई करो, पाई सिग्मा पाई, ये रहा पाई, ये पाई है, फिर ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, फिर ये पाई हो गया। तो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन, और अगेन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन से ये एरोमेटिक। ठीक है, इस तरीके से सारे एग्जांपल्स मैंने बता दिए। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, जैसे ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये 3 कंपाउंड दे देता है, पूछता है इसमें डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा। तो ये भी एरोमेटिक के ही पार्ट में जाता है। जैसे इसको आप ब्रेक करोगे ना, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, O पे माइनस आएगा और कार्बन पे प्लस, और ऐसा होते ही ये एरोमेटिक हो जाता है। पाई सिग्मा पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई। देखो साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6। पॉजिटिव का मतलब तो मैंने 0 इलेक्ट्रॉन बताया, तो ये एरोमेटिक हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन होगा और डाइपोल मोमेंट होगा, म्यू इसका होगा। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी हमने किया, तो ये प्लस आ गया, और अगेन इस रिंग को आप चेक कर लो, ये एरोमेटिक रिंग हो गई। लेकिन लास्ट वाले में क्या हो रहा है, जैसे ही आप ब्रेक कर रहे हो, इसको आप चेक करोगे तो इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, तो ये एंटी एरोमेटिक हो रहा है, इसीलिए इस फॉर्म में नहीं आना चाहेगा। कौन अपनी स्टेबिलिटी कम करेगा, अच्छा स्टेबिलिटी तो मैंने बताया ही नहीं था। ध्यान रखना, एरोमेटिक जो होते हैं मोस्ट स्टेबल, और एंटी एरोमेटिक होता है लीस्ट स्टेबल, इसीलिए मॉलिक्यूल कभी नहीं चाहता कि वो एंटी एरोमेटिक हो। तो इसलिए ये जो मॉलिक्यूल है एंटी एरोमेटिसिटी के कारण ना के बराबर टूटेगा, और जब टूटेगा नहीं तो इसमें चार्ज का सेपरेशन नहीं होगा, और फिर डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। अब चार्ज ही नहीं है, ठीक है, या ना के बराबर है, तो म्यू भी 0 हो जाएगा। तो इसका तो भाई म्यू 0 के बराबर है, हाँ इन दोनों में म्यू होगा। अब देखते हैं किस में ज़्यादा टाइम के लिए चार्ज सेपरेटेड रहेगा। अब ये जो प्लस है, ये ज़्यादा टाइम तक इसमें रेजोनेंस में घूमेगा, क्योंकि 3 3 पाई बॉन्ड के साथ ये रेजोनेट हो रहा है, तो ज़्यादा टाइम तक घूमने के कारण ये ज़्यादा टाइम तक रेजोनेटेड रहेगा, और ज़्यादा टाइम तक चार्ज का सेपरेशन रहेगा। और यहाँ पे प्लस सिर्फ 1 पाई बॉन्ड के साथ घूमेगा, इसलिए कम समय तक रेजोनेटेड रहेगा। तो यही कारण है कि इसका डाइपोल मोमेंट टॉप पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये केस भी पूछा जाता है कि भाई फ्री रोटेशन कैसे हम पता करेंगे। तो इसमें भी फ्री रोटेशन के लिए क्या होता है, जब भी सिंगल बॉन्ड होता है तो सिंगल बॉन्ड के अलोंग फ्री रोटेशन अलाउड होता है। मान लो CH3 तो ये आराम से एक को पकड़ के आप दूसरे को घुमा सकते हो, सिंगल बॉन्ड है तो। लेकिन जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है तो इसमें फ्री रोटेशन नहीं होता है। यही कारण है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट होते हैं, ये शो करते हैं। तो कहीं पे भी अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में तभी फ्री रोटेशन होगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। तो यही हमें ढूंढना है कहाँ पे सिंगल बॉन्ड करेक्टर ज़्यादा होगा। तो आते हैं पहले वाले को, जैसे ही आप इसको इधर ब्रेक करोगे तो इसके ब्रेक करते हैं, इसके ऊपर माइनस आएगा और इसके ऊपर प्लस आएगा। चेक कर लो, ये हो गया एरोमेटिक और ये भी हो गया एरोमेटिक, क्योंकि इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो दोनों में 6 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों ही एरोमेटिक हो गया। ब्रेक किया तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो एरोमेटिक होकर ये रहना चाहेगा एरोमेटिक में, क्योंकि एरोमेटिक से स्टेबिलिटी आ रही है, और जब ये रहना चाहेगा तो बीच में सिंगल बॉन्ड भी रहेगा, ये दनादन घूमते रहेंगे। यहाँ पे ऐसे ही आप करो, ब्रेक करो इसको, तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया ब्रेक होते ही, और इसके ऊपर प्लस आ गया और यहाँ पे माइनस आ गया। लो भाई, फिर से ये भी एरोमेटिक हो गया और ये भी एरोमेटिक हो गया।
तो फिर से ये दनादन फ्री रोटेशन रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इसमें आओगे, इसमें जैसे ही आप ब्रेक करोगे, तो एक को तो फ़ायदा हो गया, एरोमेटिक हो गया, लेकिन दूसरा एंटी एरोमेटिक हो गया। ये देख लो, ये एंटी एरोमेटिक हो गया और ये एरोमेटिक हो गया। तो इसीलिए एक एंटी एरोमेटिक एक एरोमेटिक का कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो भाई ये तो टूटेगा ही नहीं, दूसरा अपोज करेगा टूटने का, इसीलिए ना के बराबर टूटेगा और इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं डेवलप होगा, इसीलिए इसका सबसे कम होगा रोटेशन। तो ये सबसे लास्ट में जाएगा। अब इन दोनों में आपको वही चीज़ फिर से कि पॉजिटिव ज़्यादा टाइम तक रेजोनेंस होने के कारण ज़्यादा टाइम तक टूटा हुआ रहेगा। तो ये टॉप पे आएगा, ये सेकंड और ये थर्ड। नाउ नेक्स्ट आते हैं अब इसमें और एरोमेटिसिटी में क्या जानना है हमें। ये देखो, ये केस भी बहुत फेमस केस है। ये जो कंपाउंड होता है एजुलिन, एजुलिन के दोनों रिंग एरोमेटिक हो जाते हैं, क्योंकि द मोमेंट आप इसको ब्रेक करोगे ना, यहाँ से ब्रेक किया मैंने इसको, तो ब्रेक करते हैं इस पर प्लस इस पर माइनस, और रेजोनेंस कराने के बाद ये प्लस यहाँ पे आ गया, रेजोनेंस कराया ये प्लस यहाँ पे आ गया। तो चेक कर लो, ये रिंग एरोमेटिक है और ये रिंग भी एरोमेटिक है, बोथ द रिंग इज़ एरोमेटिक। ठीक है, तो इसीलिए इसमें ये चार्ज का सेपरेशन मैंडेटरी हो जाता है दोनों को एरोमेटिक बनाने के लिए, इसीलिए इनका डायपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तीसरा बेंजाइन, ये भी एरोमेटिक होता है लेकिन बहुत अनस्टेबल होता है। तो बेंजाइन के बारे में दो चीज़ बहुत अच्छे से जानना जरूरी है। पहला, ये अनस्टेबल क्यों होता है। दूसरा, इसका जो ट्रिपल बॉन्ड है वो किस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है। क्योंकि जनरली आप एल्काइन में देखोगे ना, तो जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, वो पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है। ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो पी ऑर्बिटल का साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है एल्काइन में। लेकिन यहाँ पे ये जो ट्रिपल बॉन्ड है पी ऑर्बिटल से नहीं बनता है। ये sp2 लिखा हुआ है। ये जो पी ऑर्बिटल होता है, पहले ये बेंजीन है, ये मैंने बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया है, इसका ये लोब sp2 है। अच्छा, ये पहले से लिख दिया मैंने sp2, इसमें sp2 है, ये दोनों लोब्स। ठीक है ना, H हट गया और H हटने के बाद ये ओवरलैप कर गया। तो ये जो ओवरलैपिंग से ट्रिपल बॉन्ड बना है, ठीक है, तो इट्स ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय sp2 ओवरलैपिंग। देख रहे हो, sp2 और sp2 की ओवरलैपिंग हुई है, इससे ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हुआ है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मल से हो जाता, नॉर्मल केस में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है पी और पी की ओवरलैपिंग से, लेकिन बेंजाइन में ये sp2 ओवरलैपिंग से होता है। अब यहाँ पे आते हैं, इसका नॉर्मल केस में आप ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का एंगल जो नॉर्मल होना चाहिए था ये 180 होना चाहिए, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। ठीक है, तो वेस्पर मॉडल कहता है कि भाई अगर दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हों, जैसे एसिटिलीन है, तो ये लीनियर ही रहना चाहता है ना, यहाँ पे 180 का एंगल होना चाहिए। तो नॉर्मल एंगल 180 है, बट हमने इसको 120 पे मेंटेन किया हुआ है बेंड करके। तो जो चीज़ सीधा रहना चाह रहा है 180 पे, उसको ज़बरदस्ती हमने 120 पे रखा हुआ है, तो उसमें 60 डिग्री का एंगल स्ट्रेन आ जाएगा। तो यही जो 60 डिग्री का एंगल स्ट्रेन इस साइड से और इस साइड से, दो साइड से आता है, वो इसको अनस्टेबल बनाता है। तो ये दो स्टोरी आपको बेंजाइन के बारे में ध्यान रखना है। इसके अलावा नैप्थलीन एरोमेटिक है, एंथ्रासीन एरोमेटिक है, ठीक है, फिनेंथ्रासीन ये भी एरोमेटिक है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है, एंथ्रासीन में दो बेंजीन रिंग हैं, यहाँ पे ये जो है इसमें बेंजीन रिंग नहीं बन पा रहा है, वाइल फिनेंथ्रासीन में 3 बेंजीन रिंग बन रहे हैं, जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ, 3 बेंजीन रिंग बन रहे हैं। इसीलिए एंथ्रासीन में और फिनेंथ्रासीन में, ठीक है, 3 बेंजीन रिंग होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। फिनेंथ्रासीन इज़ मोर स्टेबल देन एंथ्रासीन। ठीक है, ये तीनों ही एरोमेटिक हैं। जो स्पेशल केसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 10 एनुलीन जो अभी ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, 10 एनुलीन इसमें होना चाहिए था। देखो, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है ना, 4n+2 पाई को फॉलो कर रहा है, इसमें n की वैल्यू 2 रख दो तो ये 10 पाई आ जाएगा। तो इसको एरोमेटिक होना चाहिए था। लेकिन जो स्पॉइलर है इस कार्बन का हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बहुत पास पास हो जाते हैं, जिसके कारण इनमें रिपल्शन होता है और ये अपनी प्लेन गंवा देता है। ठीक है, एक तो ऐसे ही भी मैंने बताया है, ठीक है, कि 8 मेंबर से हायर वाला नॉन प्लेनर रहता है। लेकिन ये प्लेनर इसीलिए होना चाह रहा है ताकि एरोमेटिसिटी आ जाए, लेकिन उसके रास्ते में प्रॉब्लम आ रही है हाइड्रोजन को कहाँ ले जाए। तो इस हाइड्रोजन के रिपल्शन के कारण ये अपनी प्लेनैरिटी गंवा देता है।
और जैसे ही अपनी प्लेनैरिटी गंवा दिया, ठीक है ना, अब ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है, जबकि लग रहा था कि एरोमेटिक होना चाहिए था, तो एच रिपल्शन के कारण। अब आप कहोगे सर इसको दो ग्रुप को हटा के एक ग्रुप कर दें, तो मैं कहूँगा फिर हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो, हटा के हमने CH2 लगा दिया, अब कार्बन अकेला है ना जो दोनों से कनेक्ट हो गया, तो भाई अब जैसे ही आपने CH2 लगा दिया, हो गया ये प्लेनर। वहाँ तो दो बॉन्ड थे, एक एच इधर से आ रहा है, एक एच इधर से आ रहा है, ये दोनों रिपेल कर रहे थे, इसीलिए दिक्कत था। अब हमने क्या किया, हटाओ भाई इसको और इसको एक ही से कनेक्ट कर दो, एक ही कार्बन से, तो हो गया प्लेनर। अब जैसे ही प्लेनर आ गया, ये एरोमेटिक हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट एल्स, और क्या जान लो तो आप कोई क्वेश्चन कभी मिस नहीं होगा एरोमेटिसिटी का। अब देखो 14 एनुलीन, इसमें भी एच है, लेकिन अब डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, इसीलिए अब कोई रिपल्शन नहीं होगा। हाँ, अगर आप कहोगे सर इस H को हम किसी बल्की ग्रुप से रिप्लेस करते हैं, ठीक है, देख रहे हो ना, ये एरोमेटिक है, कोई रिपल्शन नहीं है, लेकिन इफ़ H इज रिप्लेस्ड बाय अ बल्की ग्रुप, देन इट विल बी नॉन प्लेनर एंड नॉन एरोमेटिक। मान लो आप उठा लो टर्शियरी ब्यूटाइल लगा दो, ठीक है ना, भारी भरकम ग्रुप लगा दो जो आपस में रिपेल करने लग जाए, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पे है ये 16 एनुलीन्स, ये सारा जो कहा जाता है नेमिंग, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। देखो ये जो नेमिंग आती है, जितने कार्बन होंगे ना, कॉन्जिक्यूटिव पाई 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 होने चाहिए, एंड जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं वही यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा रहता है। तो इसमें टोटल 14 कार्बन है, इसमें टोटल 16 है, ठीक है, वही लगा देते हैं। अब इसके टोटल पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो, ठीक है, एक दो, हर बॉन्ड में दो हैं, पहले बॉन्ड काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पाई बॉन्ड है, हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 16। भाई ये तो 4n पाई को फॉलो कर रहा है, 4n पाई का मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 4 पुट कर दो, तो 4 4 जा 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, तो ये तो एंटी एरोमेटिक होगा। अगर ये प्लेनर रह गया ना, क्योंकि एंटी एरोमेटिसिटी में भी मैंने आपको कंडीशन बताई है, ये देखो कॉन्जुगेशन, प्लेनैरिटी एंड 4n पाई, तो कॉन्जुगेशन तो है इसमें, 4n पाई भी बन रहा है, तो अगर प्लेनैरिटी रह गई तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करता है, चालाकी से अपनी प्लेनैरिटी को ही ख़त्म कर देता है, ठीक है, ताकि एंटी एरोमेटिक ना हो सके। तो इट इज़ नॉन प्लेनर टू डिस्ट्रॉय एंटी एरोमेटिसिटी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, ये भी एक स्पेशल केस है, इसमें ये जो बीच का पाई बॉन्ड है ये पार्टिसिपेट नहीं करता है रेजोनेंस में, इसको पेरीफेरल कहते हैं हम लोग, पेरीफेरल डीलोकलाइजेशन, मिडिल पाई बॉन्ड डज नॉट पार्टिसिपेट्स। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर इसको पार्टिसिपेट नहीं कराएगा तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और 14 पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 मॉडल को पे फिट बैठ जाएगा। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में इसकी वैल्यू 3 पुट करो, तो 12+2 14 पाई आ जाएगा, और ये एरोमेटिक हो जाएगा। तो बीच वाला जो होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। पेरीफेरल का एक और एग्जांपल ये है, बीच में ये बॉन्ड ही हमने नहीं दिया, ठीक है, हटा दिया, बॉन्ड हटा दिया, अब ये सिर्फ CH2 रह गया, ये CH2 रह गया, देख रहे हो ना, ये रह गया, इनके बीच में जो कनेक्शन था उसको हटा दिया, तब भी एरोमेटिक है भाई, उससे तो मतलब ही नहीं है यहाँ के बॉन्ड से। तो पाई सिग्मा पाई इनके कारण पेरीफेरल एरोमेटिसिटी इसमें मेंटेन्ड है। तो इतना आप याद रखो, एरोमेटिसिटी मैंने पूरा रिकैप करा दिया, सारे मेन केसेस करा दिया, कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलो अब आते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ नॉट एरोमेटिक। अब आपके लिए चुटकियों का खेल हो गया। देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, नेगेटिव का मतलब 2 6, यानी ये एरोमेटिक। यहाँ पे ये तो फेमस केस है, ये लिखा हुआ भी, ये देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव का मतलब 0, तो पाई सिग्मा पाई, साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, 3 रिंग है, मैंने बताया 8 या 8 से हाइयर वाले नॉन प्लेनर होने के चांसेस होते हैं, तो ये है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई 4n+2 में n0 के लिए मैच कर जाएगा, तो ये भी एरोमेटिक। ये वही केस आ गया भाई, इनमें रिपल्शन होगा, जिसके कारण ये अपनी प्लेनैरिटी गंवा देंगे, इसीलिए ये नहीं होगा, नॉट ही पूछा है तो यही हमारा आंसर होगा। और ये तो खैर ऐसे ही दिख रहा है, बेंजीन, दो बेंजीन है, नेप्थलीन है। तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डाइजोनियम सॉल्ट इज़। डाइजोनियम सॉल्ट्स दिया हुआ है, इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन एक बार पहले हम डाइजोनियम को समझ लेते हैं। जब एक बार डाइजोनियम समझ लेंगे तो फिर हमारे लिए बहुत आसान है। तो पहले अब डाइजोनियम आया तो क्यों ना डाइजोनियम को पूरा ही ख़त्म करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट।
देखो डाइजोनियम सबसे पहले प्रिपरेशन NH2 होगा, ठीक है, HNO2। देखो लैब में जनरली HNO2 नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन वगैरह में HNO2 डायरेक्ट लिख देता है। लैब में अगर आप जाओगे तो आपको NaNO2 और HCl को ट्रीट करा के HNO2 बनाना पड़ता है। तो इसीलिए एग्जामिनर HNO2 या इसका सब्स्टिट्यूट NaNO2 प्लस HCl ले सकता है। तो कभी भी अगर 1 डिग्री अमीन होगा RNH2, ये RN2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यही होता है डाइजोनियम। कैसे होता है ये मैंने बता दिया यहाँ पे। भाई HNO2 है, ये रहा HNO2 का स्ट्रक्चर। तो HNO2 का एक मॉलिक्यूल और HNO2 का एक दूसरा मॉलिक्यूल हम लेते हैं। ये दूसरा मॉलिक्यूल H प्लस देता है और जो पहला मॉलिक्यूल है वो OH देता है। तो इससे H2O निकल गया और NO प्लस बनता है, और यही NO प्लस RNH2 के साथ जाके, ये जो बना NO प्लस RNH2 के साथ जाके वाटर हटाता है और ये डाइजोनियम RN2 प्लस बनता है। तो ये इसका मैकेनिज्म हुआ 2 स्टेप का, ठीक है। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे कि भाई ये RN2 प्लस का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जानना बहुत जगह हेल्प करता है। तो ये रहा RN डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, ठीक है, यही स्ट्रक्चर है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, इसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर, क्योंकि पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस है तो रेजोनेंस बना दिया। अब इन दोनों में एक फ़र्क है, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें हर एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, वाइल इस वाले में इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। लेकिन जैसे ही इसने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ना, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट और इसका भी कंप्लीट हो गया। इसके तो 4 बॉन्ड हैं ही, 1 2 3 4, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। ये कंप्लीट ऑक्टेट का केस है। अब जो डाइजोनियम होता है ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़, किसी भी नेगेटिव पे अटैक करता है, बेंजीन वगैरह पे अटैक करेगा। लेकिन अब अटैक करेगा तो किस प्लस का अटैक कराएंगे इलेक्ट्रॉन पे, इस प्लस का या इस प्लस का? तो इस प्लस का कभी मत कराना, बीच वाले का, क्योंकि इसका ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, ये इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा। इसीलिए डाइजोनियम के 2 स्ट्रक्चर्स हैं, ये ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन जब भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करने की बारी होगी तो एंड वाला ही अटैक करेगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये अटैक करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। इसीलिए मैंने लिख दिया कि दिस पार्ट इज़ इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज़ नॉट इलेक्ट्रोफाइल कंप्लीट ऑक्टेट की वजह से। अब आते हैं इसकी स्टेबिलिटी की, भाई कब एग्जिस्ट करेगा डाइजोनियम। तो देखो डाइजोनियम जो है, अगर बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है डाइजोनियम, बेंजीन हो या बेंजीन टाइप का हो, तो ये स्टेबल होगा, वो भी लो टेम्परेचर पे, बहुत हाई टेम्परेचर तक नहीं, लो टेम्परेचर तक। इसका कारण ये है कि ये जो डाइजोनियम का N2 है ना, ये नाइट्रोजन गैस बन के भागना चाह रहा है। अब भागना चाह रहा है, बेंजीन उसको नहीं भागने देने के लिए एक बॉन्ड से काम नहीं चलेगा, कुछ और एक्स्ट्रा बॉन्ड चाहिए उसको, डबल बॉन्ड लाए या पार्शियल डबल बॉन्ड तक भी तो लाए, तभी ये हो पाएगा, अदरवाइज़ ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब बेंजीन लगा होता है तो इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसके साथ दनादन रेजोनेंस शुरू कर देता है, और जैसे ही रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है। तो यही जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इसको होल्ड करके रखता है, लेकिन कब तक, 0 डिग्री के आसपास तक। जरा सा भी आप हाई कर दोगे तो अब वो पार्शियल डबल बॉन्ड भी इसको होल्ड करके नहीं रख पाएगा। तो वही मैंने लिख दिया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होल्ड्स इट, हैंस इट इज़ स्टेबल बट एट लो टेम्परेचर। बाकी इसके अलावा जहाँ पे ऐसा रेजोनेंस का चक्कर नहीं है, जैसे ये सब नॉर्मल एल्काइल ले रहे हैं, जहाँ पे नहीं है वो गया काम से, अब वो होल्ड नहीं कर पाएगा, ये बनते ही टूट के कार्बोकेटाइन दे देगा और नाइट्रोजन गैस भाग जाएगा। अब इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डाइजोनियम के यहाँ पे पिक कर लिए हैं। जैसे ये केस दे और HNO2 0 डिग्री से ट्रीट करे, तो आपको डाइजोनियम नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि पहले ये डाइजोनियम बनाएगा नो डाउट, लेकिन हमें पता है ये अनस्टेबल है। तो जैसे ही अनस्टेबल है तो ये तुरंत टूटेगा, टूटते ही कार्बोकेटाइन बनाएगा और N2 गैस बाहर। और उसके बाद यहाँ पे भाई HNO2 है तो एक्वस तो होगा ही, अंडरस्टूड है, पानी तो फ्री का होता है, तो तुरंत पानी का OH माइनस आके इस पर अटैक करके अल्कोहल दे देगा, तो इसीलिए अल्कोहल हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी नॉर्मल केस आए तो स्टूडेंट डाइजोनियम बना के आ जाते हैं, नहीं बनाना है आपको, सीधे अल्कोहल बना देना है। दूसरा जो सबसे फेमस रिएक्शन होता है बेंजीन के केस में डाइजोनियम का, वो पूरी चेन मैंने लिख दी। बेंजीन यही कहानी एकदम होता है, नाइट्रेशन कराया, NO2 बना, SnHCl से ट्रीट किया तो जो NO2 है वो NH2 में कन्वर्ट हो गया, और जब हमने अब HNO2 डाला 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो डाइजोनियम बना। अब आपको क्या सर इसको ब्रेक करें, मैं कहूँ नहीं, 0 डिग्री है और बेंजीन है तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ये भी होल्ड करेगा। अब हम इसको ट्रीट कर सकते हैं अलग अलग कंपाउंड से, ये हमें मौका देगा। नॉर्मल वाले में तो बनते ही टूट जाएगा, पानी आके अटैक कर देगा, मौका ही नहीं देगा ये सब रिएक्शन के, नॉर्मल वाले में।
तो अब हम अलग अलग नेगेटिव आयन ले रहे हैं, जैसे कि BF4 नेगेटिव लिए, इसका काउंटर पार्ट का भी एग्जामिनर K+ लिख सकता है, Na+ ऐसे लिख देगा, KBF4 या NaBF4, सबका मतलब है F- मिल रहा है। तो N2 भागेगा, F- टक्कर मारेगा, N2 भाग जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। CuBr CuCl सैंड में रिएक्शन है ये, ठीक है। तो यहाँ Br आकर टक्कर मारेगा, N2 भाग जाएगा, CuBr बनेगा, ऐसे ही CuCl लोगे तो बेंजीन से Cl लग जाएगा। ये डाइमर के फॉर्म में भी होते हैं, तो बहुत जगह एग्जामिनर इसको Cu2Cl2 भी लिखेगा, तो ध्यान रखना इन चीज़ों को। वही चीज़ CuCN साइनाइड आएगा, टक्कर मार के Cn लगा देगा। H2O हीटिंग करोगे तो पानी का OH- आएगा, टक्कर मार के फिनॉल बना देगा, और ये एक और रिएक्शन याद रखना है, H3PO2 के साथ ही रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, और ये बेंजीन बना देगा। तो इतने रिएक्शंस ध्यान रखना है। एंड द किंग ऑफ रिएक्शन डाइजोनियम का किंग ये रहा, डाइजोनियम कपलिंग रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। डाइजोनियम मैंने बताया वो एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये रहा डाइजोनियम, और इसको फिनॉल के साथ जब आप ट्रीट करोगे तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल इसके पैरा पे अटैक कर देगा, क्योंकि OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और साथ में ये बल्कि भी है। तो आके पैरा पे अटैक करेगा, एंड वाला नाइट्रोजन अटैक करेगा, तो एंड वाले नाइट्रोजन के साथ ये पैरा से कनेक्ट हो जाएगा फिनॉल के, और ये डाइएज़ोडाई कलर्ड कंपाउंड होता है। तो इतना डाइजोनियम की पूरी स्टोरी है, ठीक है। वैसे इन सबको मैं अवेलेबल करा दूंगा आपको PDF के फॉर्म में, ठीक है। अब आते हैं, इसमें पूछा है स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी के लिए बिल्कुल सिंपल सा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा वहीं पे स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। तो अब सोचना शुरू करते हैं इसको हम। पहला केस, पहले आप यहाँ से रेजोनेंस कराते चले जाओ। मैं इसको ना वाइट वाइट पहले लगा देता हूँ हल्का सा, 1 मिनट। एक केस मैं समझाता हूँ, उससे फिर मेरा काम आसान हो जाएगा। ये रहा डाइजोनियम, ये रहा स्ट्रक्चर। अब इसका मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। जैसे ही बनाऊँगा यहाँ पे प्लस आएगा, फिर ये प्लस आगे जाएगा रेजोनेंस में, फिर ये प्लस आगे जाएगा रेजोनेंस में, वो बेंजीन वाले। लेकिन जैसे ही यहाँ प्लस आएगा, ये इसके साथ एक एक्स्ट्रा रेजोनेंस बना देगा, जो कि इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो भाई इसमें बेंजीन वाले रेजोनेंस के अलावा एक एक्स्ट्रा रेजोनेंस हो रहा है, तो मैं 6 रेजोनेंस लिख दे रहा हूँ। ऐसे ही अब इसमें भी आ जाओ, तो इसमें भी वही कहानी, ट्रिपल बॉन्ड, ये प्लस, ठीक है ना, ये शुरू हुआ प्लस यहाँ पे, फिर प्लस यहाँ पे, फिर प्लस यहाँ पे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आएगा NO2 का ये रहा स्ट्रक्चर, ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसा कराओगे तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा, जो कि हाईली अनस्टेबल इसको बनाएगा। इसीलिए ये जो रेजोनेंस है ना, ऑक्सीजन पे प्लस आने के कारण रूल्ड आउट, यानी इसमें सिर्फ बेंजीन वाले ही रहेगा 5, कहानी ख़त्म। यहाँ पे तो सिर्फ बेंजीन वाला ही रहेगा 5, ठीक है ना। और यहाँ पे, हाँ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आ रहा है, क्योंकि जब आप रेजोनेंस कराओगे वही तरीका, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के साथ, तो प्लस प्लस प्लस। और अगर आप यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड N के साथ रेजोनेंस करा दोगे, तो फिर से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ पे पॉजिटिव आ रहा है। जैसे यहाँ ऑक्सीजन पे प्लस आ रहा था ना, वैसे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उसका ऑक्टेट डिस्टर्ब करने जा रहे हो आप। इसीलिए ये रेजोनेंस भी आपको नहीं कंसिडर करना है, इसमें भी 5, यानी मोस्ट स्टेबल यही होगा, ए मोस्ट स्टेबल पूछा था, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर, अच्छा करेक्ट ऑर्डर पूछा है, ओके, अच्छा ये दिया हुआ है, ओके ओके, ऑप्शन बेस्ड है, तो ए हमें सबसे टॉप पे पता चल गया, ए इज़ एट द टॉप। इसके बाद तो तय हो गया कि सी आएगा, ठीक है, क्योंकि इन सब में ये फैक्टर लग रहा है, ठीक है ना। और यही नहीं, इसका इंडक्टिव भी लगेगा, तो पहला तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 5 है। अब इसको मैं थोड़ी साफ़ सफाई करता हूँ, क्योंकि रेजोनेंस तो हमें दिख गया, 1 मिनट यहीं पे इसी में बना देते हैं। रेजोनेंस तो हमें दिख गया कि रेजोनेंस लेना नहीं है, लेकिन इसका इंडक्टिव तो लगेगा ना, इंडक्टिव लगेगा तो इसके ऊपर एक और डेल्टा प्लस देगा, जो कि इसको अनस्टेबल बना रहा है। ऐसे ही साइनाइड, ठीक है, साइनाइड में इसका -I तो वर्क करेगा ही करेगा, ठीक है, -I वर्क करेगा, तो ये भी इसके ऊपर डेल्टा प्लस बनाएगा,
ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी हो गई इसमें। तो ये दोनों प्लस आने के कारण लेस टेबल के केस में जाएंगे, तो ए के बाद आ गया सी। अब इन दोनों में NO2 का इंडक्टिव बहुत ज़्यादा है, तो ये इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा प्लस होगा ये काफ़ी ज़्यादा होगा, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा इसके कंपेयर में। बस फाइनल ऑर्डर आ गया, ए के बाद सी, उसके बाद डी, और बहुत ज़्यादा माइनस आई होने के कारण सबसे लास्ट में बी, इसीलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, ये देखो, ये एकदम NCERT का क्वेश्चन है। आईयूपैक नेमिंग है, आईयूपैक नेमिंग पे एक बहुत जल्दी मैं वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है। तो जो आईयूपैक नेमिंग है, एक्चुअल में आईयूपैक नेमिंग की कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है। अननेसेसरी चीज़ बहुत भरे हुए हैं, ठीक है ना। हार्डली जो होता है 15 मिनट्स का कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होता है, सिर्फ 15 मिनट, उसी से सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जस्ट हार्डली 10 या 15 मिनट का एक मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी। तो शुरू करते हैं अब। इसमें क्या ऑर्डर है, तो मैं एक बार NCERT वाले ऑर्डर को लेके आता हूँ जो NCERT ने दिया हुआ है, बस यही है। ये रहा सबसे कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद SO3H, एस्टर, RCOCl, CONH2, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, OH, NH2 एंड लाइक दिस। और ये सारे जो हैं एल्काइल ग्रुप हो गया, बेंजीन हो गया, सारे हेलोजेंस हो गए, और NO2, ये हमेशा प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो बस यही चीज़ इसने दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आप इसको रिलेट कर लो आराम से। भाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये तो सबसे टॉप पे है। उसके बाद एस्टर लेना है, एसिड डेरिवेटिव में SO3H तो इस कहीं पे भी नहीं है, एस्टर लेना है। उसके बाद एसिड हैलाइड, RCOCl, एसिड क्लोराइड इस केस में हम बोलेंगे, और उसके बाद अमाइड। बस आप मैच करा लो जो भी ऑप्शन आ जाए। ये आ गया बी। अच्छा, SO3H दिया हुआ था, इसमें गड़बड़ इन दोनों के सीक्वेंस में कर दिया इसने, ठीक है। RCOCl ज़्यादा होता है उससे, तो ये गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे ये देखो NH2 को इसने इसके ऊपर बैठा दिया, मतलब ही नहीं बनता है। ये तो सबसे लास्ट में जाएगा, जिसमें कार्बन हो तो टॉप पे होगा, इसीलिए ये रूल्ड आउट। और यहाँ पे भी इनका सीक्वेंस गड़बड़ कर दिया है, तो इसीलिए बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये फिर से वही क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है 6 एनोलिन 8 एनोलिन, ये 6 एनोलिन बेंजीन का नाम, अच्छा इसने नाम लिख दिया है, एंड 10 एनोलिन, ठीक है। अब कह रहे हैं एनोलिन आर रिस्पेक्टिवली एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक एंड एरोमेटिक। तो देखते हैं भाई, ये तो एरोमेटिक करेक्ट है, ठीक है ना। ये नॉट एरोमेटिक ये भी करेक्ट है, क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया ये अपनी प्लेनैरिटी लूज़ कर देता है। अगर होता भी तो ये एंटी एरोमेटिक होता, ठीक है ना। तो अपनी एंटी एरोमेटिसिटी को डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। तो 8 मेंबर की रिंग है, तो ये प्लेनर हो नहीं रहेगा, ये एक्चुअल में बोट टाइप के स्ट्रक्चर में आ जाता है, ऐसे बोट टाइप का, नाव के जैसा इसका स्ट्रक्चर है, ओके। तो नॉन प्लेनर है, इसीलिए ये नॉट एरोमेटिक बिल्कुल सही है। और फिर से ये वही कहानी दे दिया, 10 एनोलिन, इसको कह रहा है एरोमेटिक, जबकि अभी मैंने बताया HH रिपल्शन के कारण ये एरोमेटिक नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये भी नॉट एरोमेटिक होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो भाई गलत हो गया, असर्शन। अब रीज़न पे हम आते हैं। रीज़न कह रहा है प्लेनैरिटी इज़ वन ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर द एरोमेटिक सिस्टम। बिल्कुल, अभी मैंने बताया था प्लेनैरिटी मस्ट है, तो इसलिए पहला गलत, दूसरा सही, यही होना चाहिए। नॉट करेक्ट, आर इज़ करेक्ट, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ये पार्ट 1 है, इसमें टोटल 11 क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। इसमें 10 क्वेश्चंस और है, वो हम पार्ट 2 वाले वीडियो में कवर करेंगे जुलाई शिफ्ट का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।